चलो बेटा शुरू करेंगे ग्रेविटेशन का सेकंड लेक्चर। थोड़ा सा फास्ट रिविजन करवा दूं 5 मिनट का, जो पहले हम पढ़े थे परसों की क्लास में। दो मासेस के बीच में देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बता दिया था, ठीक है। और इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंजर्वेटिव इन नेचर। दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फिर उसके बाद जो हमने शुरू कर दिया था दैट वाज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये मैंने डिफाइन किया था, फिर से लिखेंगे। दिस इज फोर्स per unit mass due to all other masses. It is a vector quantity क्योंकि फोर्स है। यूनिट हुआ फोर्स पर यूनिट मास, न्यूटन पर केजी। यहां तक बता गया था मैं। दिस इज फोर्स पर यूनिट मास ड्यू टू ऑल अदर मासेस। अब मैं पॉइंट मास का डिस्कशन शुरू करवा के गया था कि अगर ये एक पॉइंट मास है और मुझसे बोला जा रहा है कि आर पर फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो मेरे को यहाँ पे इसके कारण से यूनिट मास पे फोर्स निकालना होगा, और वो होगा Gm1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास। फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट मास, ये हमने कर लिया था, ठीक है। सभी थे लास्ट क्लास में। अब मैं इस पे वापस तुम्हें कुछ एक दो सवाल भी दे के गया था। अब हम और सवाल करेंगे, विल डू मोर प्रॉब्लम्स। फील्ड इंटेंसिटी फोर्स जैसा ही है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। डायग्राम बनाओ। find net field intensity at point P, at corner P. Find net field intensity at corner P. तो मैं करूंगा ना, रुको। पहले ये एक मास है, इसके कारण से इधर फील्ड होगी। इसको मैं नाम E1 दे देता हूं। इस मास को, वैसे तो मुझे पता है ये दोनों मासेस बराबर वैल्यू के हैं, तो कोई फर्क नहीं। इसके कारण से E2 होगा, और ये 3। अब मैं तीनों की वैल्यू लिखता हूँ, फिर रिजल्टेंट निकालूंगा। E1 हुआ Gm/a², E2 हुआ Gm/a², और E3 हुआ, ये दूरी √2a है। अब मुझे इन सब का रिजल्टेंट निकालना है। तो बेटा E1 और E2 बराबर है, दोनों बराबर है, 90 डिग्री पर है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा 45 डिग्री पर से जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो रिजल्टेंट हो जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट हो जाएगा, E1 E2 बराबर है ना, तो ये E1 √2 हो जाएगा रिजल्टेंट। तो मेरा जो नेट फील्ड आ जाएगा E1 √2 प्लस ये वाला वैल्यू, और E1 का आप डाल दो ऊपर सब्स्टिट्यूट करके। लिख लो, लिख लो। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, वैसे तो होना होगा नहीं, सिंपल है। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना।
लिखने के बाद बता देना कि लिख लिया। लिया बेटा, लिखा कि नहीं? नो रटना सर। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बता दो। यस सर, समझ आ गया। गुड। आगे बढ़े। यस सर। एक और। बहुत आसान है। 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। सेंटर पे निकालना है। बच्चों देखो, ये 4 पॉइंट मासेस हैं। अगर इसकी फील्ड ई मानता हूं, चलो इसके कारण से ई, तो वो कहाँ दिखाया जाएगा सेंटर पे? ऐसे। अच्छा, इन सब का डिस्टेंस सेंटर से सेम है। अगर इसका ई है तो इसका कितना होगा बोलो? 2 टाइम्स इसका कितना होगा? अब 2e और e, 3e और e, 90 डिग्री इनके बीच का एंगल, √5e, और e इसके कारण से है, और ये दूरी डायगोनल का हाफ है। ये लिख लिया। नो सर।
हो गया सर। एक और देता हूँ, बहुत सिंपल है वैसे फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी तो पॉइंट मास सिखा रहा हूँ, फिर अलग अलग सिस्टम सिखाऊंगा। एक और देता हूँ, चलो। सपोज करो ये डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, यहाँ एम है, यहाँ 2m है, और ये एंगल थीटा। फाइंड नेट फील्ड एट पी। अब देखो, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम सेम है ना डिस्टेंस, तो अगर इसका मैं ई बोलता हूं तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 2e, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये मास m है, ये मास 2m है। अब मैं इसके कंपोनेंट करूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। ये हुआ e cos थीटा, अब मुझे बताओ e cos थीटा कितना होगा। tan थीटा 3/4 है, तो ये 4/5 हो जाएगा। ये 2e है। अब 4e/5 और 2 ये ऑपोजिट है, तो ये वैल्यू बड़ा है, तो ये हो जाएगा 10, है ना, और ये ऊपर है 3e/5। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे। ये होगा, और e की वैल्यू बता दो, e की वैल्यू कितनी होगी। e ड्यू टू m है। सर हाँ बोलो, बोलो सर कहीं गलत। वहाँ पर 6e/8 नहीं होना चाहिए, 6e/5 सॉरी। कहाँ पे? सर आपने जो ये 2e - 4e/5 करा। हाँ 6, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 6 होगा, सॉरी, सही बोले, कैलकुलेशन एरर हो गया। 6 आगे चले। If there are 2 point masses, then at some point between them, समझाऊंगा ना, between them the net
फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। मतलब अगर एक सिस्टम में दो मासेस हैं, केवल दो ही, अभी दो की बात हो रही है, और इनके बीच में दूरी a है, तो कहीं ना कहीं बीच में कोई एक पॉइंट आएगा, बीच में, और कहीं नहीं, कहीं ना कहीं इनके बीच में कहीं एक पॉइंट आएगा जहां नेट फील्ड जीरो होगी, जहां पे नेट फील्ड जीरो होगी। सर ऐसा क्यों, इधर क्यों नहीं हो सकता कहीं और? दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होगा ना जब वो एक दूसरे के इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो। तो अगर तुम बोलते हो सर यहाँ बताओ क्यों जीरो नहीं हो सकता, बेटा यहाँ दोनों की फील्ड एक ही तरफ आएगी ना। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगी ना। यहाँ क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे एंगल पे आएगी ना, ऐसे ऐसे करके। पर अगर कहीं इनके बीच में देखोगे तो इसकी फील्ड इधर है, इसकी फील्ड इधर है, मतलब बीच में ऑपोजिट है। बेटा जरूरी है एक तो ऑपोजिट होना और बराबर होना। साइड में तो दोनों की डायरेक्शन एक आ रही है, यहाँ पर भी एक आ रही है, यहाँ पे एंगल पे आ रही है, तो बीच में ही कहीं सारे, बीच में सारे पॉइंट्स हैं जहां ऑपोजिट है, पर बराबर भी होना जरूरी है। तो लेट से मैंने ये दूरी इससे निकालता हूँ, जहां मान के चल रहा हूँ कि जीरो है फील्ड, यहां मैं निकाल रहा हूँ फील्ड जीरो। देखो यहां मैं निकाल रहा हूं, मैं इसकी फील्ड बोलता हूं, वहां पे होगी जी एम इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, अभी लिखना नहीं, तुम बस समझो। ये दूरी आ गई, पहले स्टेटमेंट लिखो फिर डायग्राम बनाओ। लिखा, जब दो, केवल एक सिस्टम में अगर दो पॉइंट मासेस होंगे तो कहीं बीच में फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी नेट। सर ये जो कैलकुलेशन है ये आप वापस समझा दोगे? इसमें क्या समझना है बेटा, बता दो भैया। ये फील्ड की वैल्यू हुई m1 की, ये समझ में आ गया? फील्ड का मतलब फॉर्मूला ये E1 और E2 ये आ नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, समझ नहीं आया, बताओ क्या क्या चीज समझाओ दिव्या, बोलो। ये पॉइंट मैं मान रहा हूं जहां नेट, स्टार्टिंग से
स्टार्टिंग से मैंने ये बोला है कि अगर एक सिस्टम में दो मासेस हैं तो नेट फील्ड की वैल्यू, फील्ड क्या है, वेक्टर है, नेट फील्ड इंटेंसिटी उनके कहीं बीच में कहीं पॉइंट पे जीरो आएगी। इतना समझ में आया कि रिजल्टेंट फील्ड जीरो आएगी कहीं उन दोनों के बीच में? इतना समझ में आया? हाँ। अच्छा, तो अब वो साइड में क्यों जीरो नहीं आ सकती बताओ? अच्छा, E1 भी इधर पॉइंट करेगा, E2 भी इधर पॉइंट करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगी, यहां तो जीरो नहीं हो सकता ना? नहीं। E1 यहां करेगा, E2 भी यहां करेगा, ऐड हो जाएंगी, कैंसिल आउट नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। यहां देखो, E1 M1 की तरफ पॉइंट करेगा, E2 इधर पॉइंट करेगा, तो यहां पर भी कैंसिल आउट नहीं हो सकती ना? नहीं। कैंसिल कब होंगी? जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, अपोजिट। अब बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, यहां लो, M1 की फील्ड इधर पॉइंट करेगी, M2 की फील्ड इधर पॉइंट करेगी, ये समझ में आया? हाँ। अब मैं वो पॉइंट ढूंढ रहा हूं जहां दोनों बराबर हैं। तो ये E1 है, G M1/R1 स्क्वायर, 0.5 का फील्ड लिखा, ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं आ गया। अब क्या समझ में पहले नहीं आया था जो डाउट हुआ था? क्या समझ में नहीं आया था पहले बेटा? पर ये जो A-R1 लिखा था। अच्छा, ये पूछ रहे हो ये कैलकुलेशन? हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग का भी समझना था इसलिए। ये मेरा अब आ गया समझ में क्या किया मैंने? ये समझ में आया? अरे बोलो ना, ये वाला नहीं आया तो समझा देता हूँ ना बेटा, मैथ्स से, ये तो मैथ्स था सिंपल यार, बेसिक कैलकुलेशन था ये तो। यहाँ देखो, रूट लिया, रूट लिया, हाँ, आ गया। अरे तो ये पहले बोलना था ना कि सर कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, ये बताओ। देख लो, लिख लिया, अब चले आगे। चलो सवाल करो। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देंगे, तुम कर लोगे। दो सवाल दे देते हैं, चलो। एट व्हाट at what distance from M, at what distance from M the net field is zero? At what distance from M the net field is zero? करो। सर A/5। A by 5। I think गलत बता रहे हो। A by 3 होना चाहिए, अगर यहां से निकालना है तो ये सॉरी फॉर्मूला सर, है। A/3। हाँ।
एक और दे रहा हूं। वन मोर। अभी रुक जाना, कोऑर्डिनेट्स के साथ दूंगा। ये कोऑर्डिनेट है a,0 17 एक, इतना लिखो पहले, आराम से लिखो फिर सवाल देंगे। बिल्कुल धीरे से आराम से लिख लो। एक जो m है वो a,0 पर है और 9m 17 a,0 पर है। At what coordinate, क्वेश्चन सुनना, at what coordinate the net field is zero? At what coordinate the net field is zero? कोऑर्डिनेट, तो पहले मैं दूरी निकालूंगा। फर्स्ट आई फाइंड द डिस्टेंस, यहां से पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा कि कितने डिस्टेंस पर जीरो है फील्ड। जरा मुझे फिट करवाना वैल्यूज। ऊपर आएगा √m, डिस्टेंस क्या लिखूं यहाँ पे बोलो, क्या लिखूं इनके m और 9m के बीच में क्या डिस्टेंस है, जल्दी बोलो। 16 है। वेरी गुड, 16। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओगे क्या है? कैन यू गिव मी द आंसर? सर 4 है होना चाहिए ना। सॉरी, 5a,0। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, कोऑर्डिनेट। तो ये a,0 है, इससे 4a आगे जाओगे तो आंसर होगा 5a,0। गुड। मैंने पॉइंट मास सिखा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब 12th में भी यूज होगा, सब आसान है। यूनिफॉर्म मास रिंग, ये एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। 12th में चार्ज रिंग आएगा, 12th में चार्ज रिंग आएगा, चार्ज रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज। अभी ये रिंग है, मास। इतना डायग्राम बनाओ। अच्छा पहले मेरे को फील्ड निकालनी है, रुको, मुझे पहले फील्ड निकालनी है सेंटर। क्या करें क्या करें क्या करें, देखो क्या करें। आप एक छोटा सा पार्ट लो, छोटा सा पार्ट लो ना पहले तो बेटा, क्योंकि पॉइंट तो एक छोटा सा पार्ट लो। इसकी फील्ड इधर पॉइंट करेगी। हाँ सर, ये तो सही कह रहे हो। इसके बिल्कुल अगर एक सिमेट्रिकल पार्ट लेते हो, बिल्कुल सेम, उसकी यहां करेगी। इसी तरीके से अगर तुम कोई पार्ट यहां लेते हो, यहां करेगी। एक उसका सिमेट्रिकल पार्ट यहां लेते हो, तो फील्ड एट सेंटर इज, बोलो क्या होगा? कंप्लीट रिंग का फील्ड एट सेंटर बोलो कितना होगा? 0। 0, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए एक और ऑपोजिट एलिमेंट है मास का, जो फील्ड को कैंसिल कर देगा। लिख लो इतना। मतलब हर एलिमेंट के लिए दूसरा एक और एलिमेंट होगा जिसकी फील्ड सेंटर पे इक्वल और ऑपोजिट होगी, तो नेट फील्ड विल बिकम 0।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अब मैं एक्सिस पे निकालूंगा, इसी का एक्सिस। फील्ड ऑन एक्सिस। देखो आसान है, नॉट इन इशू, बहुत इजी है। ये रिंग हो गई आपकी। सपोज मुझसे कहा जा रहा है ये ए सेंटर से ए डिस्टेंस पे निकालिए यहां पर, तो कैसे करा जाएगा? व्हाट शुड बी डन? तो मैं पहले एक छोटा पार्ट लूंगा, जैसे पहले मैं ले रहा था, ये छोटा पार्ट लिया। आई टेक अ स्मॉल पार्ट, डीएम। फील्ड इधर पॉइंट करेगी। अरे बिल्कुल सही सर, ये तो आप सही कह रहे हो। जी डीएम अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर आर है, इतना समझ में आया होगा तो बता दो। सर आर रेडियस है कि आपने आर लिया है उसका डिस्टेंस? ये आर है और ये दूरी। यहां तक समझ में आया? नहीं आया? यस सर। समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। यस सर, आ गया। इसको मैं चलो पहले है आर स्क्वायर लिख देता हूँ। लिखा आर स्क्वायर, और आर की ये वैल्यू है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। अभी खत्म थोड़ा ना हुआ, अभी तो शुरू किया डिस्कशन। इतना लिखो पहले, फिर आगे बताऊंगा, फिर थ्योरी लिखवाऊंगा। अब रुको, अच्छा चलो मुझे कर लेने दो। पहली बार ऐसा कुछ सवाल आ रहा है बेटा। अब अगर इसका सिमेट्रिकल एक एलिमेंट लोगे बिल्कुल ऊपर, अगर बिल्कुल जाके ऊपर लोगे, बिल्कुल जाके ऊपर लेते हो, उसकी फील्ड ऐसे आएगी। एग्री करते हो? इस पे एग्री करते हो तो आगे बात करेंगे। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस बार नेट जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो दोनों डीई है उन वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। जैसे पहले सेंटर पे सारे एलिमेंट्स की फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही थी, इस केस में एंगल पे आ रही। तो हम क्या करेंगे, हमने थीटा लिया हुआ है, हम कंपोनेंट करेंगे। हम इस किसी एक का कंपोनेंट लेते हैं, फिर बताएंगे। देखो पहली बार कर रहे हो तो मैं इसका कंपोनेंट इतना लिख लो। चलो पहले लिख लो, फिर मैं रब करके फिर बताऊंगा। इतना लिखो। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। अब इसमें लिखो, इसमें लिखो द फील्ड the field at the point on the axis will not be zero. The net field, the net field, the net field at a point on the axis will not be zero. We will take, अब आगे देखो, we will take
the component of, we will take the component of elemental field DE. We will take the component of elemental field DE along the axis and perpendicular. अभी बता रहा हूँ, along the axis and perpendicular. हाँ बोलो सर वी विल से रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? We will take component of the elemental field DE, along the axis and perpendicular. इसका मैंने लिया, ये जिस कलर का ये था, इसका मैंने ये लिया कंपोनेंट, तो ये होगा DE sin थीटा. तुम ऐसे बना लो पहले डायग्राम, ये बना लो इसके सामने. ये मैंने कंपोनेंट ले लिए, इसके मैंने कंपोनेंट दिखा दिया ऐसे करके. यहाँ देखो, इस वाले फील्ड के मैंने कंपोनेंट ले लिए. तुम भी दिखा दो. अब मेरे को बेटा बताओ, इसमें कौन सा कंपोनेंट है जो कैंसिल होगा और कौन सा कंपोनेंट है जो ऐड होगा? कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे और किस कंपोनेंट को हमें इंटीग्रेट करना है? कौन सा? अरे 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 चलो, अब इसका जब करोगे तो इसमें किस कंपोनेंट, कौन सा? यहाँ देखो, तो ये कंपोनेंट हो गया और एक ये हो गया, ये DE cos है, DE sin. तो तुम जब सारे एलिमेंट्स का देखोगे तो ये इस तरीके से कंपोनेंट्स आएंगे. तो कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे और कौन से कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है? जल्दी बोलो. अरे ये कट जाएगा ना यार. ये जो इसका अगर निकालोगे लाल वाले का, तो उसकी जब फील्ड निकालोगे तो ऊपर आएगी. चलो यार, पहली बार 11 पढ़ाना इसलिए कठिन होता है, क्योंकि हर चीज पहली बार बतानी पड़ती है. अब अगर मैं लाल वाले का निकालता हूं, अब बताओ ना कौन सा कट जाएगा? DE sin थीटा कट जाएगा, तो मुझे ये वाले को इंटीग्रेट करना है. तो अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं उसको. DE में लिखा cos थीटा में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस है आपका A अपॉन R और R है यहां तक ठीक लिखा है, बिल्कुल सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ऐड करूंगा ना सारी कंपोनेंट्स को. तो जो कांस्टेंट है पहले वो निकालो बाहर. ये कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, DM पूरी रिंग का जब मास ऐड करोगे तो कैपिटल M हो जाएगा. सर आपने यहाँ 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था जब दोनों ये ऐड करें? इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैंने इंटीग्रेट किया तो टोटल मास ले लिया है. देख लो, ये फील्ड की वैल्यू आ गई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. प्रख्या तेरे समझ में आया कि नहीं पहले बता. अवनी, अरे हाँ ना, कुछ भी तो बोलते नहीं. प्रख्या क्लियर हुआ? यस सर. हैं? यस सर. अवनी बेटा, ये वाले कंपोनेंट सारे कट जाएंगे जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये वाले सारे जुड़ जाएंगे. बस वही किया. लिख लो, फटाफट लिख लो. सर हाँ, सर आपने D डैश इज इक्वल टू 2D cos थीटा क्यों नहीं लिखा? बताया तो. जब इंटीग्रेट किया तो मैंने फिर पूरा M लिखा ना. अगर मैं 2 लिख देता
तो फिर मैं 2 लिख देता, मतलब इसका मैंने एक पार्ट ले लिया ऊपर, तो फिर मैं मास में जब इंटीग्रेट करता तो m/2 लिखूंगा, तो बात सही नहीं आएगी। ओके सर। लिख लिया हो तो बताइएगा। डन सर। तो फॉर्मूला क्या बना आपका, एक्सिस पर इसको क्लियर किया डायग्राम को, फिर बताया। ये रिंग है, सेंटर पे तो 0 है, और अगर यहां निकालना है ए डिस्टेंस पर तो फील्ड की वैल्यू है फील्ड मतलब फोर्स ऑन यूनिट मास ड्यू टू द रिंग। ये वापस से डायग्राम बना लो ताकि याद रहेगा। सर हाँ, सर आपने ये a² + r² क्यों लिया? क्योंकि अरे यार लिखा तो था पहले, यहाँ तुम भूल गए क्या? यहाँ देखो, अरे तो पूरा पूरा बताऊंगा वापस, देखो तुम कैसे क्यों भूल गए। नीचे बोला भी था 3/2 कैसे आया है, यहाँ देखो, यहाँ तक ये समझ में आ गया था। अरे यस सर। तो आर की वैल्यू क्या है, छोटे आर की क्या वैल्यू है? छोटे आर की ये वैल्यू है ना बेटा, यहाँ पावर 1 है, और इसके 3/2 नहीं हो जाएगा? ओके सर ठीक है। अब आ गया? यस सर। पक्का? अच्छा यस हुआ सर। पूछ लिया, किसी और को डाउट रहा होगा तो उसने पूछा नहीं, शर्म शर्म के कारण से। वीडियो में मैंने आधी रिंग का बनाया केवल मैथ्स के बच्चों के लिए, मतलब देख लेना। यहाँ 0 है, वापस से लिखो। आधी रिंग का केवल मैथ्स वाले बच्चे वीडियो से करेंगे, मैं लिख दूंगा उसमें। आपकी दिवाली वेकेशन कब से स्टार्ट हो रही है मुझे एक बार बता देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं सुबह भी क्लासेस लूंगा क्योंकि। तो यहाँ देखो, सेंटर पे 0 है, रुको, when a is 0, a is 0 मतलब सेंटर, e is 0, हाँ सही है। when a is infinity, बहुत दूर, तो भी e 0 हो जाएगा, जब बहुत दूर चले जाओगे तो e 0 हो जाएगा। अरे सर कैसे? बेटे यहाँ देखो, यहाँ ऊपर a का टर्म है, अगर ये बहुत बड़ा हो, अगर ये वाला a
ऑब्वियसली जब a इंफिनिटी है तो ये r से बहुत बड़ा है, इसको तो छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दोगे ना, तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर और यहाँ पावर 3/2, तो अल्टीमेटली नीचे a क्यूब हो जाएगा ना। जब a बहुत बड़ा होगा, a इनफाइनाइट है, तो उसको निग्लेक्ट कर दो, इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ 3/2, तो अल्टीमेटली a क्यूब। तो a अगर इंफिनिटी होगा तो e 0 होगा कि नहीं होगा, इतना लिख लो पहले। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये तो तुम जानते थे, इतना लिखो। मतलब सेंटर पे भी 0 है और इंफिनिटी पे भी 0 है। सर एक बार फिर से समझा नहीं देंगे? बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, ये सिंपल था। अरे यार परवीन तो मैथ्स के स्टूडेंट है बेटा, क्यों? पहले तो इतना लिखो, चलो ई सेंटर पे 0 है और इंफिनिटी पे 0 है, पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो। लिख लिया सर। अब तुम ये पूछो कि इंफिनिटी पे 0 क्यों है, ये बताओ। देखो यार, इफ a इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू r, अगर बहुत ज्यादा है a की वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट तो बहुत ही ज्यादा हुआ ना, तो मैं यहाँ ये लिखूंगा g m a, इसको निग्लेक्ट कर दूंगा, r क्यूब। ये समझ में आया तरणवीर? यस सर। तरणवीर है? यस सर। हाँ, तो अब इसमें क्या डाउट आया था बताओ? तो अगर a इनफाइनाइट होगा, 0 आएगा ना यार, आया समझ में? यस सर, आगे समझ। फिर क्या है समझने की? लिख लो चाहो तो, लिखो लिखो, इतनी मेहनत करवाई मेरे से, लिखो। लिख लिया सर। हाँ, अब अगर सेंटर पे भी 0, इंफिनिटी पर भी 0, तो अब बस ये याद रखो, ये डायग्राम वापस से क्लीन कर दिया। ई जो मैक्सिमम आता है भैया, यहाँ तो ई 0 है, आपने देख लिया, यहाँ भी 0, तो कहीं तो मैक्सिमम होगा ना भाई, 0 और 0, यहाँ भी ई 0 है। सेंटर पे तो मैक्सिमम आता है, उसकी दूरी है, सॉल्व करके आती है r/√2 पर, लिख लो, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ये जो डिस्टेंस लिखा है r/√2। रिंग का हो गया डिस्कशन, आगे चलो। अब लिखो, अब आसान है, अब डेरिवेशन किसी का नहीं, बस लिखना ही है। स्फेरिकल शेल, ये आसान है। शेल शेल, मास एम रेडियस आर। इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के, एक हो सकता है बाहर और एक हो सकता है अंदर, 2 जगहों पे। तो मैं पहले बताना चाहता हूं आपको, फील्ड, नो डेरिवेशन, फील्ड अगर किसी पॉइंट पे निकालते हैं अंदर,
शेल के अंदर ये आर जो है, आर इज फ्रॉम सेंटर, आर इज फ्रॉम सेंटर, जीरो आएगा। अंदर कहीं भी निकालोगे जीरो आता है। डेरिवेशन तो करना ही नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है। और अगर किसी पॉइंट पे बाहर निकालना है तो फॉर्मूला ये है, लिख लो। अभी लिखो तो, इतना लिखो फिर बताता। अंदर तो जीरो है फील्ड, अंदर तो जीरो है फील्ड, और बाहर पॉइंट मास की तरह, इतना लिखो फिर फॉर्मूले से करवा दूंगा। लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। अंदर फील्ड जीरो है और बाहर फील्ड, तो सिंपल फॉर्मूला, किस तरीके का फॉर्मूला आ गया? ये पॉइंट मास वाला फॉर्मूला बन गया। कितना आसान है, लिख लो। पॉइंट मास की तरह फॉर्मूला बन गया। ये छोटा आर कहां से, जो आर है, आर इज फ्रॉम सेंटर, आर इज फ्रॉम सेंटर। अब यहां देखो, एक क्वेश्चन करो। जरा बताओ यहाँ पे क्या फील्ड है और यहाँ पे क्या फील्ड है? यहाँ पे बताओ क्या फील्ड होगी? शेल है, शेल है ये, शेल। बोलो यहाँ पे क्या फील्ड है? अरे ये पॉइंट कहाँ है, अंदर है बाहर है? अंदर है। तो जीरो। और ये पॉइंट कहाँ है, अंदर है कि बाहर है? बाहर है। देखा? यस सर। एक और इसी तरीके, इसी में कर रहा हूं। ये पॉइंट P एक ले रहा हूं, पॉइंट P, और x की वैल्यू r है। E निकालो, फील्ड बताओ, सॉल्व करके फील्ड बताओ कितना है। सॉल्व क्या करना है, देखो पॉइंट अंदर है कि बाहर है, सॉल्व करो। हाँ बोलो मृदनी। इसमें जो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कितनी आएगी पहले बताओ? 2r आएगी, क्योंकि सरफेस से दिया है। ये लो,
आया? अरे हाँ ना बोला करो यार। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। मृदनी क्लियर है, प्रख्या क्लियर है, अवनी क्लियर है? Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन और देता हूँ कॉन्सेंट्रिक शेल्स का। यही सब इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यही सब आएगा। ये दो शेल हैं कॉन्सेंट्रिक शेल, मास m, रेडियस r, इसका मास 2m, इसका रेडियस 2r, कॉन्सेंट्रिक शेल्स। पहला केस, फील्ड निकालना है यहाँ पे, लिखो मैं समझाता जाऊंगा तुम्हें। इतना डायग्राम बनाओ, ये पहला क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ, पहला क्वेश्चन। मुझे बताओ यहाँ फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेट फील्ड की वैल्यू? 0। 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट दोनों शेल्स के अंदर है, दोनों शेल्स। सेकंड केस, इतना मैं लिखो, फिर मैं लिखूंगा, फिर समझाऊंगा कैसे आंसर है, क्या लिखा उसका। इतना लिखो पहले। अब बताओ, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे कहीं है, ये इसके तो बाहर है और इसके अंदर है। एक के बाहर है, एक के अंदर है, तो जिसके बाहर है उसके लिए फील्ड आ जाएगा। ओ वेरी गुड। और एक की फील्ड 0 रहेगी, इसकी 0 रहेगी क्योंकि अंदर है। लिख लो। और थर्ड केस, थर्ड पॉइंट कहाँ हो सकता है? दोनों के बाहर। ओ अच्छा, दोनों के बाहर है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब तो दोनों के मास को जोड़ दो फिर सॉल्व कर दो। आया समझ में मृदनी? Yes, sir. गुड। इतना ही कराना था आज, इतना ही कराऊंगा, आगे और नहीं कराऊंगा।